Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are good, fit, and fine. Students, in this video, we are going to continue with our chapter, that is chapter number 17, Stars and the Solar System. Students, let us discuss about constellation. The stars forming a group that has a recognizable shape or pattern is called a constellation. Whenever in the night time आप स्काई को देखते हो तो आपको क्या नज़र आता है? मिलियंस ऑफ स्टार्स. उन मिलियंस ऑफ स्टार्स में से कुछ जो स्टार्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर ग्रुप बना लेते हैं. उन ग्रुप्स को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ देयर रिकॉग्नाइजेबल शेप और पैटर्न. उन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन. द शेप्स ऑफ कॉन्स्टिलेशन रिजेंबल ऑब्जेक्ट्स फैमिलियर टू दोज ऑफ पीपल. जो ह्यूमन बीइंग ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं उन्हीं से रिजेंबल होती हैं जो कॉन्स्टिलेशंस की शेप्स होती हैं. यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई सम कॉन्स्टिलेशन इन द नाइट स्काई. आप अगर रात के समय में उन कॉन्स्टिलेशंस को देखते हो तो आपको वो ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएंगी कि ये वही पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन है. इन इंडियन टर्मिनोलॉजी कॉन्स्टिलेशंस आर कॉल्ड नक्षत्र. इंडियन लैंग्वेज में हम कॉन्स्टिलेशंस को क्या बोलते हैं? नक्षत्र. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशन आर डिस्क्राइब्ड बिलो. अब हम कुछ जो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशंस हैं, वैसे तो देयर आर मोर देन 88 कॉन्स्टिलेशंस जो ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड हो चुकी हैं या ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो चुकी हैं, बट वी डिस्कस ओनली सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशन. सो द फर्स्ट कॉन्स्टिलेशन इज उर्सा मेजर. It is one of the most important or most famous constellation which you can see during summer time in the early part of the night is Ursa Major. So Ursa Major एक one of the most important constellation है. ये आपको गर्मियों के टाइम में, समर टाइम में आप इसको easily देख सकते हैं नाइट में. It is also known as a Big Dipper, the Great Bear or the Saptarishi. There are 7 prominent stars in this constellation. आपको इस कॉन्स्टिलेशन में 7 prominent stars नजर आएंगे और इस कॉन्स्टिलेशन को आप दूसरे नाम भी क्या दे सकते हो? बिग डिपर, द ग्रेट बियर और द सप्तऋषि. इट अपीयर्स लाइक अ बिग लैडर. आप इसको एक बिग लैडर की फॉर्म में देख सकते हो और अ क्वेश्चन मार्क. There are 3 stars in the handle of the ladle and 4 in its ball. आप जो ये डायग्राम देख रहे हो इसके अंदर आपको टोटल 7 स्टार्स नजर आ रहे हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. This is the shape of Ursa Major. आप ये पर्टिकुलर शेप होती है जिसको आप अगर नाइट टाइम में स्काई में देखोगे तो ये आप इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हो. ठीक है. सो देयर आर 1, 2 and 3. 1, 2, 3 नंबरिंग को जो आप देख रहे हो, ये जो लैडल होता है, लैडल क्या बोलते हैं? लैडल इज लाइक कड़छी जो आप किचन में आपकी पेरेंट्स मम्मा को आपने यूज़ करते हुए देखा होगा. तो जो कड़छी वाली शेप होती है या आप कह सकते हो बिग स्पून. ठीक है. तो ये 1, 2, 3 जो स्टार्स होते हैं ये इसके लैडल के हैंडल में होते हैं और जो ये बाकी 4, 5, 6, 7 जो ये 4 स्टार्स होते हैं ये आपके बाउल में नजर आ रहे हैं. ठीक है. सो देयर आर टोटल 7 स्टार और इट इज इन द शेप ऑफ क्वेश्चन मार्क और अ स्पून. सप्तर्षि हैज बीन एसोसिएटेड विद 7 वेल नोन एंशिएंट इंडियन सेजेस और ऋषि. जो हिंदी में हम ऋषि बोलते हैं, ऋषि मुनि जो होते हैं उनसे रिजेंबल करते हैं ये सप्तऋषि के जो 7 वेल नोन stars हैं. The pole star always remains at the same fixed position in the sky. अब जो पोल स्टार होता है हिंदी में हम इसे ध्रुव तारा भी बोलते हैं. ऑलवेज रिमेन्स एट द सेम फिक्स्ड पोजिशन इन द स्काई. इट मीन्स जो पोल स्टार है वो उसकी जो पोजिशन है वो फिक्स्ड होती है, वो मूवमेंट नहीं करता. लेकिन हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था जो स्टार्स होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो सन है, सन भी मूवमेंट शो करता है. वो कहाँ से कहाँ मूव करता है? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. मॉर्निंग में सनराइज होता है ईस्ट में और वेस्ट डायरेक्शन में वो क्या हो जाता है? सनसेट हो जाता है. बट जो पोल स्टार है ये एक स्टार तो है
लेकिन ये इसकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स्ड होती है, ये स्काई में मूवमेंट नहीं करता। इट लाइज ऑन द नॉर्दर्न एंड ऑफ द एक्सटेंडेड लाइन ड्रॉ थ्रू द 2 स्टार्स एट द एंड ऑफ उर्सा मेजर। सपोज दिस इज उर्सा मेजर, जो अभी हमने यहाँ पे भी स्टडी किया था, ये उर्सा मेजर है। उर्सा मेजर के जो लास्ट के 2 स्टार्स हैं, उन 2 स्टार्स से आप एक लाइन को टुवर्ड्स द नॉर्दर्न एंड एक्सटेंड करो। जब आप एक लाइन टुवर्ड्स द नॉर्दर्न एंड ड्रॉ करोगे तो वो लाइन आपको डायरेक्टली पोल स्टार तक लेके जाएगी, ठीक है। सो इट लाइज ऑन द नॉर्दर्न एंड, जो पोल स्टार है वो नॉर्दर्न एंड पे होता है ऑफ द एक्सटेंडेड लाइन, जो आपने एक्सटेंड करी लाइन उसके नॉर्दर्न एंड पर आपको क्या नजर आएगा, पोल स्टार। थ्रो द 2 स्टार्स एट द एंड ऑफ उर्सा मेजर, जो आपने लास्ट के जो उर्सा मेजर में 2 स्टार्स होते हैं वहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे, वो आपको पोल स्टार तक लेके जाएगी। तो इसकी जो आपको ये उर्सा मेजर होता है, इसकी हेल्प से आप पोल स्टार की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। अभी हमें पता है कि जो स्टार्स होते हैं, उर्सा मेजर भी किससे मिलके बना है, स्टार्स से। तो स्टार्स हमेशा मूव करते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब क्योंकि पोल स्टार तो क्या है, वो सेम फिक्स्ड पोजीशन पे रहता है, लेकिन रिमेनिंग स्टार्स जो होते हैं वो मूव करते हैं ईस्ट टू वेस्ट। तो हम पोल स्टार तो सेम पोजीशन पे रहेगा। आप उर्सा मेजर की लोकेशन अगर आफ्टर 2 आवर्स की ड्यूरेशन में चेक करोगे तो आपको उसकी पोजीशन चेंज होती या उसको शिफ्ट होता आप देख सकते हो, राइट। तो आप इसको फर्स्ट आपने यहाँ पे देखा, आफ्टर सम टाइम आप इसको देखोगे तो फिर ये आपको थोड़ा इस तरफ मूव होके नजर आएगा, आफ्टर दैट ये आपको यहाँ पे नजर आएगा, आफ्टर देन ये आपको यहाँ नजर आएगा। तो ये जो स्टार्स है उर्सा मेजर की, ये तो अपनी पोजीशन चेंज करते रहेंगे, लेकिन पोल स्टार फिक्स रहता है। ऑल द स्टार्स अपीयर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार। अब इस जो डायग्राम से आप ये देखोगे कि जो पोल स्टार है वो तो आपको लगेगा, जो ध्रुव तारा है वो फिक्स्ड है, बाकी के जितने भी रिमेनिंग स्टार्स हैं वो ऐसे लगेगा कि पोल स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ओके। Now the second is known as Orion. Orion is the second constellation. It is another constellation that can be seen during winter in the late evening. आप Orion को winter में देख सकते हो, late evening में। It has 7 और 8 bright star. जो Orion का स्ट्रक्चर होता है या आप कह सकते हो Orion constellation होती है, उसके अंदर टोटल 7 और 8 bright stars इन्वॉल्व होते हैं, राइट। Orion is also called the hunter. बिकॉज इसकी शेप जो होती है वो हंटर से रिजेंबल करती है, दैट्स वाई इसको हम हंटर भी बोल देते हैं। द 3 मिडल स्टार्स रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ हंटर। सपोज दिस इज द डायग्राम ऑफ अरायन, ठीक है। सो जो ये मिडल में 1 2 3 जो ये 3 स्टार्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज रिजेंबल द बेल्ट ऑफ द हंटर। सो जो 3 मिडल स्टार रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर, जो मिडल में जो 3 स्टार्स हैं वो बेल्ट ऑफ द हंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। द 4 ब्राइट स्टार्स अपीयर टू बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अगर यहाँ पर टोटल 7 स्टार्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें से जो 4 स्टार्स होंगे, बिकॉज 3 तो यहाँ पे बेल्ट में अरेंज हो गए, बाकी के जो 4 स्टार्स होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। अगर 5 स्टार्स होते हैं तो उनकी ये वाली शेप होती है, ठीक है। The star Sirius, which is the brightest star in the sky, is located close to Orion. Orion का जो ये हमारा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसके जस्ट पास क्या होता है, सीरियस। तो सीरियस एक ब्राइटेस्ट स्टार है, इसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है, अगर आपको लोकेट करना है तो आप इसको क्लोज टू Orion देख सकते हो। टू लोकेट सीरियस, इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडल स्टार्स ऑफ द Orion। जैसे आपने उर्सा मेजर में जो लास्ट के 2 स्टार्स होते हैं उनसे आपने पोल स्टार तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, सिमिलरली जो आप इसके जो बेल्ट के अंदर 3 मिडल स्टार्स आपको नजर आ रहे हैं वहां से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन। तो आप क्या देख सकते हो, आप सीरियस जो डायग्राम है वहां तक आप जो सीरियस आपका स्टार है वहां तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है। टू लोकेट सीरियस, इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन। ये आपने एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन करी पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द स्टार्स ऑफ द 3 मिडल स्टार्स से ड्रॉ करनी है आपने एक स्ट्रेट लाइन, राइट। लुक अलोंग दिस लाइन टुवर्ड्स द ईस्ट। आप ईस्ट की डायरेक्शन में देखो, दिस लाइन विल लीड टू अ वेरी ब्राइट स्टार, दिस इज सीरियस। आपको जो ये एक स्ट्रेट लाइन, अगर आप सीरियस तक पहुंचना चाहते हो
तो आप एक स्ट्रेट लाइन इस बेल्ट के इमेजिन करो तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा ये जो स्टार है ये सीरियस है, राइट। नाउ द थर्ड कॉन्स्टिलेशन इज नोन एज कैसोपिया is another constellation in the northern sky. आप northern sky में एक और constellation देख सकते हो जिसे हम कैसोपिया बोलते हैं. It is visible during winter. Like जैसे अभी हमने आप स्टडी किया था कि जो हमारा अरायन होता है वो हमें विंटर में नज़र आता है, तो सिमिलरली कैसोपिया भी है वो हमें विंटर टाइम में नज़र आता है इन द अर्ली पार्ट ऑफ नाइट. इट लुक्स लाइक डिस्टॉर्टेड लेटर W और M. अब आपको इसमें जैसे आपको ये वाला डायग्राम नज़र आ रहा है, आपको इस सिमिलर शेप में स्काई में बहुत सारे ये स्टार्स नज़र आएंगे, ठीक है. तो ये जो स्टार्स आपको इस M या W की शेप में नज़र आएंगे दे आर नोन एज कैसोपिया. अ कॉन्स्टिलेशन डज नॉट हैव ओनली 5 to 10 स्टार्स, इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स. आपको जो ये मेजर हम हर एक सपोज मैं जो आपको अभी हर एक कॉन्स्टिलेशन में एक चीज़ बता रही हूँ कि आपको इसमें 5 to 6 स्टार्स मिलेंगे, आपको इसमें 7 to 8 स्टार्स मिलेंगे, बट इट डजेंट मीन कि उसमें वो 5 और 6 स्टार्स ही हैं. कॉन्स्टिलेशन डज नॉट हैव ओनली 5 to 10 स्टार्स, इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स. However, we can see only the bright stars in the constellation with our naked eyes. Because हम जो ब्राइट स्टार्स होते हैं, सपोज ये इसमें जो 1 2 3 4 5 जो आपको ये 5 स्टार्स ब्राइट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हम यही नेकेड आइज से देख सकते हैं डायरेक्टली, इसलिए हम कह देते हैं कि इसके अंदर 5 स्टार्स हैं. अदरवाइज ये जो कॉन्स्टिलेशंस होती हैं ये नंबर्स ऑफ ब्राइट स्टार्स से मिलके बनी हुई है. लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, राइट. All the stars which make up a constellation are not at the same distance. जो स्टार्स हैं, सपोज यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है वो सेम नहीं होता. दे आर जस्ट इन द सेम लाइन ऑफ अ साइट इन द स्काई. वो जस्ट सेम लाइन में होते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो भी क्या होगा. नाउ द सोलर सिस्टम. The sun and the celestial bodies which revolve around it form the solar system. सन के अराउंड जितनी भी बॉडीज रिवॉल्व करती हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट्स, स्टार्स, एनीथिंग विच रिवॉल्व अराउंड सन इज द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज. जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज होती हैं, सच एज प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोर्स. ये जो टर्म्स हैं हम आगे इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे इन डिटेल. द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट्स कीप्स देम रिवॉल्विंग अराउंड इट. जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है उसकी वजह से सन और उसके अराउंड जितने भी ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व करते हैं वो अपनी पर्टिकुलर पोजिशन में ही रहते हैं. ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अगर सन और उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में नहीं होगी तो वो अपनी पोजीशन पर नहीं रहेंगे. द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अब अर्थ क्या है? अर्थ एक क्या है? प्लैनेट है. अर्थ भी क्या करती है? सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट है और वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है जैसे रिमेनिंग जितनी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व करते हैं. बिकॉज अर्थ के पास भी क्या है? एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है और ये भी अपने एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही मूव करती है अराउंड सन. देयर आर टोटल 8 planets दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो सन के अराउंड देयर आर टोटल 8 planets जो रिवॉल्व करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज मर्करी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. So these are the 8 planets जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. Now let us discuss about the sun. It is the nearest star from us. क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारे अराउंड में जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं. बट स्टार्स हमें सन के कंपैरेटिव छोटे नज़र क्यों आते हैं? बिकॉज जो सन है वो हमारे सबसे नियरेस्ट है. बाकी जितने भी स्टार्स हमें छोटे छोटे नज़र आते हैं वो मिलियंस और बिलियंस ऑफ क्या कहते हैं डिस्टेंस पे है हमसे. जो हमने प्रीवियस वीडियो में लाइट ईयर्स की
जो उनकी यूनिट होती है उसमें हमने उनका डिस्टेंस कैलकुलेट किया था, राइट। सो इट इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस. इट इज़ कंटिन्यूसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट. जो सन होता है वो कंटिन्यूटी में हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है. द सन इज द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ. अर्थ के ऊपर जितनी भी एनर्जी प्रेजेंट है उनका अल्टीमेट जो सोर्स है जहाँ से सारी एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है तो वो क्या है, सन. इन फैक्ट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स. जितने भी प्लैनेट्स हैं, वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट अर्थ. अर्थ के अलावा जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब के लिए भी जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है या आप कह सकते हो लाइट और हीट है, वो क्या है, सन. नाउ व्हाट इज द प्लैनेट्स. प्लैनेट्स क्या होते हैं? द प्लैनेट्स लुक्स लाइक स्टार. जो प्लैनेट्स होते हैं वो भी सिमिलरली स्टार्स की ही तरह नजर आते हैं, बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन. बट जो स्टार्स होते हैं उनके पास उनकी खुद की लाइट होती है. सपोज सन है, सन एक स्टार है, उसके पास अपनी खुद की लाइट है. बट जो प्लैनेट्स होते हैं उनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती. दे मियरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम. जो सनलाइट मेन सन से आती है वो लाइट प्लैनेट्स से रिफ्लेक्ट करती है. दैट्स वाई हमें वो प्लैनेट्स ब्राइट नज़र आते हैं. ओके, सो हियर आर सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन a star and a planet. So these are the properties and these are the differences between star and planets. First of all, the composition. Stars are made up of highly compressed gases, that is hydrogen and helium. जो स्टार्स होते हैं उनके पास कंप्रेस्ड गैसेस होती हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम. बट जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स आर मेड ऑफ सॉलिड रॉक्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. अब प्लैनेट्स के पास जैसे हाइड्रोजन और हीलियम से तो स्टार्स बनते हैं, लेकिन प्लैनेट्स के पास सब कुछ होता है, रॉक्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज नंबर. स्टार्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स. जो स्टार्स का नंबर है वो बहुत सारे मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स प्रेजेंट है हमारे यूनिवर्स में. बट देयर आर 8 नोन प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम. बट जो प्लैनेट्स हैं देयर आर ओनली 8. ओके, नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज सोर्स ऑफ एनर्जी. स्टार्स, इन स्टार्स एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस. न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस की वजह से स्टार्स के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है. बट इन planets possess only thermal energy due to the hot mass deep inside. क्योंकि जो अर्थ जो जितने भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं उनके जो डीप इनसाइड थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है हॉट मास की वजह से. ठीक है, इसकी वजह से सिर्फ प्लैनेट्स के अंदर थर्मल एनर्जी होती है, बट जो स्टार्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज सोर्स ऑफ लाइट. स्टार्स शाइन बिकॉज ऑफ देयर ओन लाइट. जो स्टार्स होते हैं उनके पास उनकी खुद की लाइट होती है, बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल. प्लैनेट ट्विंकल ही नहीं करते क्योंकि उनके पास खुद की लाइट नहीं होती. उनके पास जो सनलाइट होती है वो ही रिफ्लेक्ट करती है. दैट्स वाई हमें स्टार्स विजिबल होते हैं स्काई में, अदरवाइज वो ट्विंकलिंग नहीं करते. फिफ्थ प्रॉपर्टी इज फिजिकल अपीयरेंस. जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल. जो फिजिकली अगर हम स्टार्स को स्काई में देखते हैं तो हमें वो ट्विंकलिंग करते नजर आते हैं, लेकिन प्लैनेट्स तो ट्विंकलिंग नहीं करते. द रीज़न इज सेम जो हमने अभी सोर्स ऑफ लाइट में भी पढ़ा कि उनके पास उनकी खुद की लाइट नहीं होती, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, बट वो ट्विंकल नहीं करते. ओके, now the sixth point is position in the sky. The position of star at a particular time at night remains almost unchanged. जो स्टार्स की पोजीशन होती है वो पर्टिकुलर नाइट में ऑलमोस्ट हमें सिमिलर ही नज़र आती है, मतलब वो चेंज नहीं होती. बट जो प्लैनेट्स की पोजीशन होती है अपीयर टू चेंज. जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमें चेंज होती, उनकी पोजीशंस नज़र आती हैं. द सेवेंथ पॉइंट इज मूवमेंट. All the stars seem to move across the sky.
from east to west except the pole star which does not appear to move. पोल स्टार एक अकेला स्टार है जो मूव नहीं करता, अदरवाइज बाकी जितने भी स्टार्स हैं जिसमें सन भी इंक्लूड है, सन भी एक स्टार है, वो हमें ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट शो करते हैं. बट प्लैनेट्स मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस विच मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, बाकी स्टार्स क्या करते हैं ईस्ट टू वेस्ट, बट प्लैनेट्स क्या करते हैं वेस्ट टू ईस्ट. लेकिन जो हमारे दो स्टार्स जो दो प्लैनेट्स हैं दैट इज वीनस एंड यूरेनस, वो मूव करते हैं सिमिलरली टू द स्टार्स दैट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. A planet has a definite path in which it revolves around the sun. प्लैनेट्स जो होते हैं वो अपने एक डेफिनाइट पाथ पे ही मूव करते हैं. जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बताया था, जो प्लैनेट्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर पाथ होता है जिसके अंदर ही वो मूव करते हैं अराउंड द सन. तो उसका पाथ जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं ऑर्बिट. The time taken by a planet to complete one revolution is called its period of revolution. अब पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है? सपोज अब अर्थ है, अर्थ को 365 डेज लगते हैं टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल हेयर इज अ सन, सपोज यहाँ पे सन है और सन के अराउंड अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में अर्थ मूव कर रही है. तो अर्थ को यहाँ से इस पूरे ऑर्बिट को मूव करके अपनी सेम पोजीशन पे वापस आने के लिए 365 डेज लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, सो ये जो टाइम है उसको यहाँ से यहाँ तक रिवॉल्व करके पूरा कवर करके आना सेम पोजीशन पे, दिस इज नोन एज द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन is called its period of revolution. The period of revolution increases as the distance of the planet increases from the sun. Suppose अर्थ यहाँ पे है, अर्थ को 365 डेज लगते हैं. अगर हम अर्थ के बाद जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, लाइक अगर हम बात करें वीनस की, यूरेनस की, सैटर्न की, नेपच्यून की, तो ये सारे क्योंकि इनका डिस्टेंस सन से बड़ा होता जा रहा है तो इनका जो रेवोल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम है वो भी क्या होगा इंक्रीज होता रहेगा. सो जो अर्थ का प्रॉपर जो कंप्लीट रेवोल्यूशन का एक टाइम होता है वो होता है 365 डेज. दैट मीन्स कि 1 ईयर अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर लगता है एक जो कंप्लीट करने के लिए रेवोल्यूशन को अर्थ को. ओके, Some planets are known to have moons या satellites revolving around them. अब कुछ planets होते हैं जिनके अराउंड में satellites revolve करती हैं. Any celestial body revolving around another celestial body is called its satellite. For example, moon is a satellite of earth. अब हम कह रहे हैं कि हर एक planet क्या होता है, या आप कह सकते हो कुछ प्लैनेट्स के अराउंड में उनकी सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती हैं. जैसे मून है, मून क्या है अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, तो मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है. जैसे अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, सिमिलरली जो मून है वो अर्थ के अराउंड मूव करती है. तो कोई भी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व करती है किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड तो उसको हम क्या बोलते हैं सैटेलाइट. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सैटेलाइट? Any celestial body revolving around another celestial body is called its satellite. The time taken by a planet to complete one rotation is called its period of rotation. Rotation क्या होता है कि अपने सेम एक्सिस पे रोटेट कर कर पहुंच जाना. अभी रिवोल्यूशन क्या होता है कि अपना कंप्लीट ऑर्बिट को मूव करके अपनी सेम पोजीशन पे पहुंचना. जो हम सन के अराउंड मूव कर रहे थे उसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन. रोटेशन होता है अपनी ही सेम पोजीशन पर अपने एक्सिस पे रोटेट करना, यानी पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेना, उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन. एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया. वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एस्ट्रोनॉमर इज आर्यभट्टा. आर्यभट्टा जी हैं जो एक बहुत ही वेल नोन इंडियन एस्ट्रोनॉमर हैं. The work of Aryabhatta on astronomy can be found in his writing Aryabhatta.
आर्यभट्टिया एक बुक है जो आर्यभट्टा जी ने खुद लिखी है. ही रोट इट इन 499 CE. 499 CE में इन्होंने 23 ईयर्स की एज में एक बुक लिखी थी जिसका नाम है आर्यभट्टा. उसमें इन्होंने एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो इनके पास जो इंफॉर्मेशन थी उसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है. ही स्टेटेड अबाउट द डायमीटर ऑफ अर्थ. इन्होंने 499 CE में जब कोई भी रिसर्च नहीं हुआ था, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस टाइम पे इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन से इन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे अबाउट एस्ट्रोनॉमी. सो इन्होंने एक अर्थ का डायमीटर सजेस्ट किया था कि वो पर्टिकुलर डायमीटर इतना होगा अर्थ का. वो जो डायमीटर इन्होंने सजेस्ट किया था वो आज की जो प्रेजेंट वैल्यू है आफ्टर सो मैनी रिसर्च और आप कह सकते हो सो मैनी टेक्नोलॉजी, जो आज प्रेजेंट वैल्यू है वो उससे ही नियर बाय अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है. अर्थ इज स्फेरिकल एंड रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस. जो अर्थ है वो स्फेयर है और वो अपने खुद के एक्सिस पे रोटेट करती है. ये वाली इंफॉर्मेशन भी जो हमारे आर्यभट्टा जी थे उन्होंने अपनी बुक के अंदर राइट डाउन की हुई है. ही एस्टिमेट अबाउट द साइडरियल पीरियड ऑफ अर्थ वॉज 23 hours 56 minutes and 4.1 seconds. इन्होंने अपनी बुक के अंदर जो अर्थ का पीरियड है कितने में वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, दैट इज 23 hours 56 minutes 4.1 seconds. ये भी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है. He also stated that the moon and the planets shine due to reflected sunlight. इन्होंने अपनी बुक में ये भी लिखा कि मून और प्लैनेट्स जो होते हैं उनकी अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती. वो जो सनलाइट उनके ऊपर आती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, तब हमें मून्स और प्लैनेट्स शाइनिंग नज़र आते हैं, बट एक्चुअल में उनकी अपनी कोई पर्टिकुलर लाइट नहीं होती. He also gave a scientific explanation for solar and lunar eclipse. जो सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स जिसे हिंदी में हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बोलते हैं, उसकी जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है वो भी आर्यभट्टा जी ने अपनी बुक में लिखी हुई है. When the shadow of earth falls on the moon, it causes lunar eclipse. अब नेम ही सजेस्ट करता है, नेम ही इसको सजेस्ट करता है क्या, जैसे लूनर एक्लिप्स मतलब कि लूनर मीन्स चंद्र ग्रहण. तो चंद्र ग्रहण मतलब कि चांद के ऊपर ग्रहण लग गया. ठीक है, इन हिंदी में लेमैन लैंग्वेज में हम इसको कहेंगे चांद के ऊपर ग्रहण लग जाना. अब सपोज चांद है, चांद के ऊपर किस चीज़ का शेडो पड़ जाए, जैसे चांद के ऊपर अगर अर्थ की शेडो फॉल हो जाए तो उसको हम बोलेंगे कि चंद्र ग्रहण हो गया. इट मीन्स लूनर एक्लिप्स. व्हेन द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून, मून के ऊपर अगर अर्थ की शेडो फॉल करे तो उसको हम लूनर एक्लिप्स बोलते हैं. सिमिलरली व्हेन द शेडो ऑफ द मून फॉल ऑन द अर्थ, जब मून की जो शेडो है वो अर्थ के ऊपर आएगी तो उसको हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण, क्योंकि सूर्य के ऊपर किसका, चांद का ग्रहण लग गया. राइट. सो ही ऑल्सो फाउंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून विच इज़ वेरी क्लोज टू द नोन वैल्यू टूडे. जो आज के टाइम में टूडे जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू नोन है कि जो अर्थ के बीच में और जो मून के बीच में इतना ही डिस्टेंस होगा, वो भी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है. सो आर्यभट्टा जी ने बहुत ही अच्छी रिसर्च करी थी, आप कह सकते हो बहुत ही अच्छा उन्होंने एंशियंट टाइम में आइडेंटिफाई किया था एस्ट्रोनॉमी के बारे में. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे. द रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. अप टू देन प्लीज डू रीड दिस चैप्टर फ्रॉम योर NCERT book and complete all your pending worksheets. Along with this, I will share with you a worksheet on my WhatsApp group. So thank you students. Have a nice day. Stay home. Stay safe.